बीजेपी का महामंथन 2023 के लिए चिंतन। उपचुनाव में हार की हताशा से उबरने की कोशिश। बीजेपी ने 7 नेताओं को कराई पार्टी ज्वाइन। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी नेता बोले, पार्टी से जुड़ने वालों की कमी नहीं। बीजेपी का संदेश, 2023 में जीत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है, यही उपचुनाव की इन्हीं सीटों पर 23 में हम बहुत मजबूती से जीतेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने उपचुनाव में हार को स्वीकारा। 1-2 उपचुनाव से जीत हार तय नहीं होती, उसके कई कारण होते हैं। अरुण सिंह बोले, जरूर हुई टिकट वितरण में चूक, तभी हारे चुनाव। एक तो थोड़ा सा कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ी हमसे चूक हुई है, हमको मानना पड़ेगा। निराशा के माहौल में बीजेपी में उत्साह संचार करने की कवायद। क्या नए नेताओं की एंट्री से बीजेपी होगी मजबूत? चिंतन से दूर होगी चिंता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विपक्ष को सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर मंथन की जरूरत है? क्या इस पर कि उपचुनाव में 2 सीटों पर क्यों हारे, या इस पर कि चुनाव में 2 साल रहते 200 सीटों की तैयारी किस तरह से की जाए? पार्टी में 2 गुटों की बात जगजाहिर है और इसमें 2 मत नहीं है कि इस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बहरहाल हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और भाजपा के बारे में चूंकि कहा जाता है कि वो विपक्ष की भूमिका में सबसे दक्ष राजनीतिक दल है, तो इस कमजोरी का भी पार्टी को अंदाजा होगा। बहरहाल प्रदेश की सियासत पर जब बात हो और पक्ष विपक्ष की बात चले तो इन सवालों पर चर्चा लाजमी है, और खासतौर पर उपचुनाव के बाद कि भाजपा के लिए उपचुनाव के परिणाम का सबसे बड़ा सबक क्या है। क्या पार्टी में वंशवाद से परहेज जैसे प्रयोग जारी रहेंगे, और गुटबाजी और खींचतान मिटाने पर मंथन कब होगा? मुकेश पारीक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश पारीक साहब, मंथन से पहले, मंथन के बाद, उपचुनाव में हार पर आप मंथन करते हैं और बयान आप ये देते हैं कि सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है, हार भी और ये वार भी। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। उपचुनाव की जब हम बात करते हैं, ये सही है कि उपचुनाव में 2 सीटों पर हमारी हार हुई है, लेकिन उपचुनाव को हम हमेशा, जो हमारा मेन चुनाव होता है, दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होती है। उपचुनाव में जो हमारी हार का प्रमुख कारण रहा है, ये सब जानते हैं, और आप चूंकि मीडिया से हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो वोट्स का डिवीज़न है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स का डिवीज़न हुआ। हमारे जो 3 उम्मीदवार थे, उनमें तीनों में डिवाइड हुआ। 2 हमारे बीजेपी के बागी थे, 1 हमारे बीजेपी के उम्मीदवार थे। इसी प्रकार दरियावद में जो कांग्रेस की जहां पर जीत हुई, उसमें बीटीपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, अब ये एक चूंकि चुनाव में एक समीकरण होता है, उपचुनाव था। इस उपचुनाव में ये जनता अच्छी तरीके से जानती थी कि ना तो इससे हमारी कोई विपक्ष की भूमिका पे फर्क पड़ने वाला था, ना कोई कांग्रेस की सरकार बनाने की भूमिका पर। तो ये वहां का एक स्थानीय स्तर का चुनाव होकर रह गया, जिसको आप प्रदेश स्तर के आईने से देखना उचित नहीं होगा। वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने उम्मीदवार को किस रूप में देखा हो, वहाँ की लोकल परिस्थितियों का क्या हो रहा हो, लेकिन इसका जो सब में बड़ा मुख्य अगर कोई कारण नजर आता है तो वो हमारा जो वोट्स का डिवीजन है, उसके कारण एक हार का हमको सामना करना पड़ा। पारीक साहब, चुनाव से पहले करीब 1 महीने पहले भी आपने यूं ही डिबेट की होगी इसी मुद्दे पर। तब आप लोग मुद्दों की बात करते थे, तब आप प्रदेश की बात करते थे, तब कानून व्यवस्था की, महंगाई की, बेरोजगारी की, तमाम चीज़ों की बात करते थे।
और कई बार जो विश्लेषक हैं उन्होंने आपको बताया, आपको कहा, कहने की जरूरत नहीं होती, राजनीतिक दल अपने आप सब समझते हैं, लेकिन आपको इस बात को उन्होंने याद दिलाया कि टिकट वितरण ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, और खासतौर पे उपचुनाव में तो होता ही है, आप खुद भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस लेवल पर ये चूक हो रही है तो चिंता की बात नहीं है क्या? सिर्फ इतना संतोष ले लेना मन में कि वोटों का डिवीजन हो गया इसलिए हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन जो 2 सीटों से, ना उनको अब कोई खास फायदा हुआ ना हमको कोई खास नुकसान हुआ। देखिए, हमने हार को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। हमारे आज माननीय प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी ये कहा है। लेकिन जो विषय है, जो आपने आज विषय रखा है, इसका मुख्य चुनाव से इन उपचुनावों पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और ना ही इन चुनावों में कांग्रेस की विजय कोई कांग्रेस के अच्छे कामों पर मोहर नहीं है। कांग्रेस किस प्रकार से, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है, कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस है इस सरकार में, किस प्रकार से चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ी है, जिस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारों में आक्रोश है, यहाँ जिस प्रकार से आप देखिए डेवलपमेंट एक तरीके से ठप हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो आप ये कह देना कि इस उपचुनाव में सरकार की उपलब्धियों के कारण सरकार की जीत हुई है, ऐसा मानना बिल्कुल अनुचित है। इसमें जीत होने का सिर्फ और सिर्फ कारण वोटों का डिवीजन, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स थे वो बटे, उसमें कहीं ना कहीं चूक चाहे हमारी उम्मीदवार को लेके हुई हो, चाहे हमारी चूक रणनीति को लेके हुई हो, लेकिन उसको कांग्रेस की अगर सरकार की सफलता को आंका जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। चौधरी साहब बताइए, मुकेश पारीक जी ने जो कहा सुना ना आपने कि ये 2 सीटों की जीत है, स्थानीय जो समीकरण है उनकी जीत है, सरकार की जीत नहीं है, सुशासन के ऊपर मुहर नहीं है, और 2023 की जो आपकी चिंता है उसको ये कम नहीं करती। जेपी शर्मा जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मुझे लगता है कि चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इस राजस्थान के अंदर जब से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनी है, उस सरकार बनने के बाद में 8 उपचुनाव है, उन उपचुनाव के अंदर 6 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी विधायक के तौर पर विजय हुई। एक पार्टी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित RLP का साथी जीत के आया था, और दूसरा एक अन्य बीजेपी के साथी जीत के आए थे। जहाँ पे हमारा 40,000 का डिफरेंस था वो 5,000 पे आ गया था किरण महेश्वरी जी की बेटी दीप्ति महेश्वरी जी के यहाँ पे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये जो जीत है वो जीत हमें जनता को सरोकारिए, जो जनता हमें और ये जवाबदेही तय करती है कि आपको और ज्यादा शीश झुका के जनता की सेवा करनी है, हम इसको इस रूप में लेते हैं। और इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि जनता हर बार हमें और ज्यादा आशीर्वाद देके और सशक्त तरीके से होके और काम करने के लिए मजबूती देती है। निश्चित रूप से मुकेश जी ने कहा कि सरकार का ना तो इससे सरकार बनती है और ना कोई विपक्षी चीजें होती, लेकिन राजस्थान के अंदर सशक्त विपक्ष की भूमिका जिस भारतीय जनता पार्टी को निर्वहन करना था, वो आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रही। भारतीय जनता पार्टी से 25 सांसद जीत के गए जेपी शर्मा साहब, एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित था, RLP का सांसद था। इस देश के अंदर किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, उस युवा के मुद्दे पे उस RLP के सांसद ने वहां से भारतीय जनता पार्टी से अपना जो समर्थन था वो वापस लिया। आज वो RLP नंबर 2 पे आती है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि हमने जो टिकटों का जो वितरण है उसकी जामनी जब्त हो जाती है, ये करें वोटों का विभाजन हो जाता है। जो पार्टी विद डिफेंस की बात करती है, जो विचारधारा की जो बात करती है, पन्ना प्रमुख की बात करती है, इसलिए यह इनका अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन हम इतना जरूर सोचते हैं कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, वो 25 सांसद राजस्थान की जनता की मुद्दों की आवाज तो नहीं उठा सके, लेकिन आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा। हमारे जो राज्यपाल हैं उन्होंने जाके केंद्र की सरकार के पास में, अमित शाह जी के पास में कहा कि जो लंबित रेल परियोजनाएं हैं, जो जल जीवन मिशन के अंदर है, तमाम जो मुद्दे हैं उन्होंने रखे कि राजस्थान के हित के अंदर आपको ये निर्णय करने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन होती है, हमारे नेताओं ने यही सिखाया। हम जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, जो हमारे पे स्नेह दिया है, जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, हम जनता के सामने और विनम्रता से और बड़े सशक्त तरीके से, पारदर्शिता से लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मुकेश पारीक तो आपको ये याद दिला रहे हैं ये कहकर कि ये 2 सीटों का जो परिणाम है इसको लेकर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने जो सवाल किया था आपसे, मोह भंग हो चुका है मुद्दों पर। तो हाँ, निश्चित रूप से किसी एक राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक दल जो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता, जिन्होंने जो 2014 में जो मुद्दों पे चर्चा करके आए थे, 2019 की जब मुद्दों की बात करते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से खस्ता हालत में पहुंच गई है, आम आदमी ने किस प्रकार से अपनी गाड़ी कमाई से जिन लोगों का रोजगार बचा, उनकी जो वेतन में कटौती हो गई, 23 करोड़ लोग बेरोजगार में धकेल दिए गए, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। इस तमाम जो महामारी के अंदर जो कॉर्पोरेट की देश के अंदर सबसे बड़ी आमदनी होती थी, लोग कहते थे कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो देश को चलाते हैं, टैक्स देते हैं,
कॉर्पोरेट टैक्स आज इनकम टैक्स से कम हो गया, इस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। पूरे देश का जो एक सशक्त जो भारत बनना था, ये सिर्फ स्लोगन देते रहे और देश को आप खोखला ये कहना करते चाह रहे गए। हैं कि ना सांसद यहाँ काम कर रहे हैं, ना केंद्र में सरकार काम कर रही है, और इसलिए इनको इसका खामियाजा राज्य में भुगतना पड़ेगा 2023 में। मुकेश पारीक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी। मैं सिर्फ आपको इस बात को यहाँ आपके समझाना चाहूँगा कि जब 2018 में कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी थी, उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीती। प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो कभी भी ये उपचुनाव भी उसी प्रकार से है कि ये उपचुनाव हो सकता है स्थानीय आधार पर हुआ हो, स्थानीय मुद्दे पर हुआ हो, उम्मीदवार के मुद्दे पर हुआ हो, लेकिन ये उपचुनाव कहीं भी किसी भी मायने में विधानसभा और राजस्थान की सरकार की कामों पर मोहर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दा है। आपने सरकार बनाई 2018 में और 6 माह बाद आप एक भी सीट नहीं जीत पाए लोकसभा की, तो जनता है, ये जनता निर्णय करती है, मुख्य चुनाव में निर्णय करती है कि सरकार किसकी बनानी है, किसकी बिगाड़नी है, किसको बनाना है। तो ये आप इसको बिल्कुल भी जोड़ना कहीं भी उचित नहीं है। एसपी मित्तल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इस मायने में मुकेश जी की बात हो सकता है सही हो, लेकिन क्या इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि टिकट वितरण में खामी को आज आपको खुलकर स्वीकार करना पड़ रहा है? टिकट वितरण में खामी क्यों रह गई? टिकट बांटने कांग्रेस तो नहीं आई थी, कांग्रेस टिकट तो भाजपा के नेताओं ने बांटे थे ना, और वो क्यों देने पड़ गए गौतम लाल मीणा के बेटे के बजाय किसी दूसरे को? सबको पता है। क्यों वल्लभ नगर में एक के बजाय 4 आदमी खड़े हो गए, 3 आदमी खड़े हो गए, भाजपा के ही वोट 3 आदमियों में बट गए, सबको पता है। अगर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं 2023 तक भी, तो फिर स्थिति ऐसी रहेगी तो परिणाम भी ऐसा ही नहीं रहेगा क्या? तो इसके हिसाब से व्यापक पैमाने पर वो जो सुधार है, वो जो रिपेयरिंग है, उसको किए जाने की जरूरत पर भी ध्यान जाना चाहिए ना मित्तल साहब? जेपी जी, ये आपने जो सवाल उठाया उसमें मैं सतीश पुनिया जी का, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, उन्हीं का बयान कोट करना चाहता हूं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रदेश के जो नेतृत्व था वो किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो डायरेक्शन दी हमने उसके मुताबिक उम्मीदवार बनाए, इसलिए हमारी हार ही होगी। तो ये जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि सतीश पुनिया जी ने इस बात को खुद ने स्वीकार किया है कि जो उम्मीदवारों के चयन के बारे में जो नीति अपनाई गई वो शायद सही नहीं थी। एक बात मैं इसमें यहाँ और जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब ये समझना चाहिए कि उनका मुकाबला कांग्रेस के जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, जो राजनीतिक सूझबूझ वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनसे मुकाबला हो रहा है। ये जो मुकेश पारीक जी जो वोटों की डिवाइड की बात कर रहे हैं भाजपा की, मुझे लगता है कि उसके पीछे भी अशोक गहलोत का दिमाग रहा होगा, इसलिए भाजपा अपने वोटों को एकजुट नहीं कर पाई। तो ये जो कांग्रेस की जो रणनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार समझना होगा। और मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में बैठी हुई है कि राजस्थान के अंदर पिछले 25 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद ये लगता है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है तो शायद हम लोग विधानसभा का चुनाव वैसे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि दरियावत के चुनाव में और बल्लभ नगर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, जो कि यहाँ तक कि जो क्या नाम से अर्जुन मुंडा है, जो आदिवासी क्षेत्र के मंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक को बुलाया गया, कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बल्लभ नगर में 4थे नंबर पर रहना पड़ा और दरियावत में 3रे नंबर पर रहना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को जो रणनीति इस चुनाव में अपनानी चाहिए थी, मुझे लगता है शायद वो नहीं अपनाई गई। उसका एक कारण यह भी है कि जो प्रदेश स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आपसी खींचतान है, शायद उसको भी दूर नहीं किया गया। आज जिस तरीके से मंथन की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि मंथन के अंदर जिस बात का मंथन होना चाहिए था, जिन नेताओं को इस मंथन में शामिल होना चाहिए था, वो अभी भी इस मंथन में शामिल नहीं हुए। मित्तल साहब, आपने अच्छी बात बीच में कही। वैसे तो चुनाव देखिए अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, 10 साल निकल गए, उसके बाद उनकी व्याख्या करना हो सकता है कि ऐसा लगे कि अपने लिहाज से की जा रही है। लेकिन ये जो मिथक राजस्थान के बारे में बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसमें थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं 2003 में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार के कामकाज को लेकर इतनी नाराजगी हो कि सरकार बदल जाए, ऐसी स्थितियां तो नहीं थी। 2003 में आपको याद होगा अच्छी तरह से कर्मचारियों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और कर्मचारियों ने टोलियां बना करके सरकार के खिलाफ कैंपेन किया था। कौन उसका मास्टरमाइंड था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। 2003 में स्पेसिफिक कारण वो था। 2013 में मोदी लहर चल रही थी पूरे देश भर में, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। ये संयोग की बात हो सकती है, लेकिन ये संयोग हमेशा काम आए, ये सोचकर आश्वस्त हो जाना ठीक होगा क्या मित्तल साहब?
जेपी जी, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि क्या नाम से इस बार चूंकि भाजपा की बारी है तो वो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो जनता है वो विवेक से वोट देती है और जो कांग्रेस के जो सरकार के जो कामकाज है उनका आंकलन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 5-5 वर्ष की बारी की बात है, मुझे लगता है शायद कभी भी ये मिथक टूट सकता है। लेकिन चूंकि पिछले 25 वर्षों से लगातार ये परंपरा चली आ रही है तो शायद दोनों ही पार्टियों को लगता है। और आज मैं इस संदर्भ में एक सचिन पायलट जी का वापस एक प्रस्तुत करना चाहता हूं बयान। उन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है और फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि राजस्थान में अंदर जो मिथक बना हुआ है उसको तोड़ना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। भले ही अशोक गहलोत साहब ये कहते रहे हो कि उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आज सचिन पायलट ने अपनी पुरानी बातों को तब दोहराया है जब वो सोनिया गांधी से मिलके आए। ठीक है, ये तो आपके अपने यहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी बात तो है ही मुकेश जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के बयान गाहे बगाहे आते रहते हैं और खासतौर पर इन दिनों में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप ये कहते हैं जैसे आज से 1.5 साल बाद, आप ये 1.5 साल पहले आप ये कहते थे कि मध्यावधि चुनाव बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। मानेसर के वक्त आपके हमले और तेज हो गए थे और अब आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने तो दो, सरकार उसके बाद रहेगी ही नहीं। मुकेश पारीक साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कि जिस प्रकार से पहले का जो कांग्रेस का आंतरिक मामला रहा है और जो विद्रोह रहा है और उनके स्वयं के उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पार्टी में अलग होके और जो किया, तो आज ये कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति या राजनीति नहीं करने वाला व्यक्ति भी इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा कि ये सरकार स्थिर नहीं है और ये कभी भी सरकार जा सकती है। और एक ऐसा ही वातावरण राजस्थान में बना हुआ था। आज जब हम बात करते हैं, जब इतनी लंबे पीरियड बाद जब इनका मंत्रिमंडल की कवायद चल रही है, इनके कई एमएलए रिजाइन भी कर देते हैं, कई एमएलए बयान भी देते हैं, अपने ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इनके लगते हैं। देखिए, कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि आज आपका अगर विधायक आपके मंत्री के खिलाफ आरोप, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कहते हैं विपक्ष है, लेकिन अगर आपका एक जिम्मेवार विधायक, ईमानदार विधायक जिसका एक छवि है, वो अगर आरोप लगाता है तो उस पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जनता ये सब चीजों को देखती है। और आज जब मैं फिर ये पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये मंत्रिमंडल का जो देर हो रही है या मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए उसके बाद एक पार्टी को नई और किसी विरोध का सामना करना पड़े। चौधरी साहब, ये डर है क्या? देखिए जेपी जी, निश्चित रूप से इस देश के हर व्यक्ति जानता है, 130 करोड़ लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब जनता नकार देती है तो वहां पे लोकतंत्र को श्याम दाम दंड भेद और अर्थ के आधार पे वो उसको अस्थिर करने का प्रयास करती है। और इसी सोच को लेकर राजस्थान के अंदर 8 मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। वो जानते हैं कि अगर सरकार अस्थिर हो तो मैं अगर 4 विधायक लेके जाऊं तो हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये जनता के मुद्दे उठाना तो भूल चुके हैं और इस सरकारों को अपदस्थ करने के लिए सोचते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता बड़ी समझदार है। जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं, वहां पे 3 उपचुनाव हुए और 3 उपचुनाव के नतीजे देश की जनता ने देखा है। वहां पे भाजपा की सरकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता को शीश नुमा के नमन करना चाहिए और उन्होंने जो जवाबदेही दी उसका निर्वहन करना चाहिए। और कांग्रेस इसी रीति और नीति में विश्वास रखती है और इसी बात को लेकर आगे बढ़ रही है। आज देश की जनता का हर वर्ग त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी नीतियां और विफलता के कारण है। आज देश की जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज हैं, इस देश के 2 लोग और 2 लोगों के लिए चला रहे हैं। इसलिए आज किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, पूरा देश का हर वर्ग आज 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में धकेल दिया। किसने धकेल दिया 7 साल के अंदर? ये किसका अचीवमेंट है? इसलिए देश की जनता मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता था वो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती, लेकिन वो नहीं कर पाई। इसलिए कांग्रेस के विधायकों को विपक्ष का निर्वहन करना पड़ रहा है। वो जो सदन के अंदर या सदन के बाहर अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए सचेत करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाना चाहिए। अगर वो विपक्ष का निर्वहन अगर आपका विधायक कर रहा है तो उस मंत्री को तो तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही साथ एक बात अच्छी कही चौधरी जी ने भी, और कांग्रेस भी इस बात को तो मानती है। जेपी जी, जैसा आप मित्तल साहब से जवाब पूछ रहे थे, कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा, इसीलिए तो 8 मुख्यमंत्री बताते हैं। ठीक है, वो हम एक तय कर लेंगे जो भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब कांग्रेस भी इस बात को तो मानती है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, अगली बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा।
ये जनता जानती है कि ये मुख्यमंत्री के लिए दौड़ रहे हैं। कांग्रेस इस बात को जानती है, नहीं है, कांग्रेस इस बात को जान गई, कोई मतलब नहीं है, जनता की पीड़ाओं से भी कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि मुख्यमंत्री हमारा बनना है। अब ये बात आपने ठीक बात की थी, मित्तल साहब ने कहा था ये लोग इस उम्मीद में बैठे कि हम मंत्रिमंडल की शपथ ले लेंगे। इसलिए चौधरी साहब को भरत सिंह जी को घनश्याम तिवारी जी बना करके और उनसे बयान दिलवाने पड़ रहे हैं, यही बात है क्या? मित्तल साहब देखिए 2023 के 24 के चुनाव की बात आ गई और यहाँ आकर के बात ये आती है कि क्या मुद्दों पर चुनाव होंगे? निश्चित तौर पर मुद्दों पर चुनाव होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा? तो कुछ सयाने लोग ये कहते हैं कि अभी जो यूपी के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले जिस तरह का मुद्दा उठ रहा है, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, कमोबेश इसी का विस्तृत रूप होगा 2023। चूंकि राजस्थान के चुनाव उस छाया में ही होते हैं तो 2024 में वही होने जा रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे प्रखर होता जा रहा है। राम मंदिर तब तक बन चुका होगा, करीब करीब बन चुका होगा। तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद ये सब जो अभी से तैयारियां चल रही हैं, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत रिसर्च हो रही है, ये बहुत रेलेवेंट हो रह जाएंगी? जी मेरा इस संबंध में ये कहना है कि अभी जो 4-5 महीने बाद में उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो चुनाव होंगे, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चुनाव और होगा जो राजस्थान से पहले है, जिसको गुजरात का चुनाव कहा जाएगा। मुझे लगता है कि जो गुजरात के चुनाव के परिणाम होंगे, जो गुजरात चुनाव के जो मुद्दे होंगे, वो भी राजस्थान के चुनाव पर असर डालेंगे। राजस्थान क्योंकि गुजरात की सीमा एक दूसरे से मिली हुई है। मैं एक बात इसमें और थोड़ी सी जोड़ना ये चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 उपचुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस का जो हौसला है वो काफी बुलंद है। हम ये देख रहे हैं कि 3 नवंबर के बाद से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बराबर ये कह रहे हैं कि हम वेट कम करेंगे, लेकिन आप देखिए अभी तक भी वेट कम नहीं किया गया है पेट्रोल और डीजल पर। उससे ये ऐसा लगता है कि जो उपचुनाव के जो परिणाम आए उनको शायद बहुत ज्यादा उत्साह के रूप में देख रहे हैं और इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि जनता के अंदर क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी। मित्तल साहब, ये पेट्रोल डीजल की बात चली, एक बहुत छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा, समय हो चुका है। अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अगर फिर से बढ़ा दिया दाम तो फिर क्या होगा? तो क्या इसके पीछे ये आशंका भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो धीरे धीरे एक्साइज ड्यूटी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चूंकि जुड़े हुए हैं तो वो बढ़ते जाएंगे? ऐसे में राज्य जब वैट बढ़ाएगा तो राज्य के ऊपर सीधी तोहमत आएगी कि देखिए पैसा बढ़ा दिया है इन्होंने। जी मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जब पंजाब, जो कांग्रेस शासित पंजाब है, जब उसने इसको वेट कम कर दिया है तो राजस्थान को वेट करना चाहिए और जब कम करना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमको करना पड़ेगा तो फिर इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।